हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो लास्ट टाइम से दो वीडियो जो आ रहे थे, जो ट्रिग्नोमेट्री के भी एक टॉपिक आया, वो भी किस पे आया, वो भी आपका लैपटॉप पे ही आया था, स्क्रीन आपके सामने आ रही थी। तो प्रॉब्लम कुछ था, थोड़ा सा कैमरा की प्रॉब्लम कह सकते हो, बट वो सब डिफरेंट थिंग है। तो फिर से मैं आज आप लोग के सामने हूँ बोर्ड पे। कुछ बच्चों की डिमांड थी सर बोर्ड पे पढ़ाई, तो चलिए मैं फिर से यहाँ पे बोर्ड पे आ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, रियल नंबर फुल कॉन्सेप्ट विद फुल एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन। इट मींस पूरी एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और विद कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे बेनिफिट ये होगा, जितने भी नए वीडियोस में अपलोड करता जाऊंगा आप लोगों के लिए, वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, तो सारे के सारे नोटिफिकेशन क्या हो जाएंगे, आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं रियल नंबर का। तो रियल नंबर क्या है, देखो रियल नंबर की बात बोले तो जो भी चीज़ हम देख रहे हैं दैट्स कॉल्ड रियल। जो भी चीज़ हमारे सामने हो रही है वो क्या है, रियल है। अब रियल नंबर जब रूट उसमें ऐड हो गया तो चलो देखो, हम लोग अपने चाइल्डहुड से, जब से हमने एजुकेशन अपना स्टार्ट किया है, तब से हम क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं। एडिशन सीखा है हमने, एडिशन सीखा है, सब्ट्रैक्शन सीखा है, मल्टीप्लिकेशन सीखा है और क्या सीखा है, डिविजन सीखा है। ठीक है, हमने क्या देखा सर, हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन देखा। तो ये सारे के सारे जो चीजें हमारे साथ हुई ना, ये सब क्या है, ये सब प्रोसेस क्या है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो होता है वो एक फंक्शन है, ठीक है। वो क्या है, ये सारे क्या है, फंक्शन है। जो किसके साथ होता है, जो फंक्शन होता है नंबर्स के साथ। किसके साथ बच्चों, नंबर्स के साथ। तो अब इन नंबर्स में हमने किसका किसका एडिशन किया, तो हमने इंटीजर को एडिट किया, इंटीजर्स का एडिशन किया, रियल इंटीजर्स का एडिशन किया, होल नंबर हमने देखा, होल नंबर क्या है हमारा, इंटीजर देखा, होल नंबर देखा, और क्या देखा, और हमने देखा नेचुरल नंबर देखा। क्या देखा बच्चों, नेचुरल नंबर देखा। तो क्या देखा, इंटीजर्स देखा, होल नंबर देखा, नेचुरल नंबर देखा, और क्या देखा, देखो 1 2 3 हो गया। 4 की बात करें तो हमने देखा रियल नंबर या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। और क्या देखा सर, और हमने देखा इरेशनल नंबर, क्या देखा बच्चों हमने, इरेशनल नंबर। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ना, जैसे इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर या फिर इरेशनल नंबर, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ना, ये कहलाते हैं रियल नंबर। ये सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक। तो नंबर हमारे कौन से हो गए, रियल। देखो नंबर एक और भी होता है, अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं कि नंबर की मैं बात करूं तो नंबर दो टाइप के होते हैं। एक आपको होता है रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर या फिर यहीं पे एक आता है आई का कॉन्सेप्ट आता है, एक आई का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना 11th में मैथ, वहां पे आपको ये चीज मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वहां पे ट्रिग्नोमेट्री में, ओके। तो वो बात अलग की है। तो हमें क्या पढ़ना है, केवल रियल नंबर पढ़ना है। तो रियल नंबर में देखो क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले तो बच्चों नेचुरल नंबर आता है। तो हल्का सा इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं, क्योंकि 9th में इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ मैं बताऊंगा, ठीक। तो नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ऐसे सारे नंबर, ठीक है, ऐसे सारे नंबर जैसे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, इट मींस काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ओके बच्चों। यानी जो भी नंबर हम काउंट करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। इट मींस क्या हो गया, 1 2 3 4 5 ये सब सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अगर एक बात मैं बोल दूं बच्चों, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो कितना आएगा, 1 आएगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन ग्रेटेस्ट की बात करें, ग्रेटेस्ट की बात करें तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि
ग्रेटेस्ट की बात जब हम करेंगे तो बहुत से नंबर्स आ जाएंगे तो हम उन्हें बता नहीं सकते। अरे बच्चों बोल दो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो यार। आगे बढ़ते हैं, होल नंबर की बात करते हैं। देखो जब नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट आया तो एक कॉन्सेप्ट अधूरा अधूरा लग रहा था, सर जीरो कहाँ से आए? ठीक है, तो कुछ नंबर की आवश्यकता हुई, जैसे एक नंबर हुआ जीरो, जिसको किसने दिया? इंडिया ने दिया। तो जीरो जब आया तो ये क्या आ गया? होल हो गया। होल मतलब होता है पूरा। ठीक है, तो नंबर का जो कॉन्सेप्ट हो गया वो क्या हो गया? पूरा हो गया, तो वहीं से आया होल नंबर आया। ठीक, तो यहां से क्या आ गया हमारा? होल नंबर, यानी क्या हो गया? जीरो प्लस नेचुरल नंबर को जब मिला देंगे तो आपको क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। चलो बच्चों अगला है इंटीजर। अगला क्या आया? इंटीजर। इंटीजर को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंटीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, गलती मत करिएगा समझने में। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो अब इंटीजर क्या होता है, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो, तो नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर का नेगेटिव प्लस होल नंबर। मैंने क्या बोला? जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर का नेगेटिव वो और होल नंबर। होल नंबर क्या मतलब? जीरो। तो यहाँ पे एक नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? आपका इंटीजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? यस, बहुत बढ़िया, इंटीजर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटीजर बना। अब देखो यहाँ से इंटीजर की बात करें तो इंटीजर आपके यहाँ पे तीन टाइप के मिलेंगे। कितने टाइप के? तीन टाइप के इंटीजर मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव, एक मिलेगा आपका नेगेटिव और एक मिलेगा आपका जीरो। ठीक, एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर में सारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होता है इसमें बच्चों? सारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेगेटिव इंटीजर में सारे नेचुरल नंबर के नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, और जीरो तो सिंपल होल नंबर होता है, वही जीरो है तो वो जीरो ही रहेगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया, आपको अच्छे समझ में आ रही है, और इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो देखो रेशनल नंबर क्या होता है? क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज रेशनल नंबर? तो यही इंटीजर्स को अगर हम देखो, हमने एक नंबर लिखा 4, हमने एक नंबर लिखा 4, क्या 4 को हम 4/1 नहीं लिख सकते? यस सर, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। अगर 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं और 4 क्या है? 4 एक इंटीजर है। 4 क्या है? एक इंटीजर है। 1 भी क्या है? इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। इट मीन्स व्हाट? यहां से एक डिफिनीशन आती है आपके पास कि R अगर मैं इसको मान लेता हूं ये एक R है, ये एक R नंबर है। ठीक है, इफ R इज एनी नंबर, इफ R इज एनी नंबर, ठीक है, इफ R इज एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where R can be written in the form of P/Q where P and Q both are integers, and Q does not equal to 0. It means what? It means that बेटा कि P अगर R को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q दोनों क्या है? इंटीजर है। दोनों क्या है? इंटीजर्स है, और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? कि रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक, तो सिंपल से मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे देखो यहां पे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, 7/3, 4/3, ये 7 बोला था ना? ठीक है, 9/17, 2/18, 1/√2। ठीक है, चलो इतना बहुत है। और एक मैं लेता 0, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 0, 4 तो अभी लिया था। ठीक है, 6 ले लो, 7 ले लो। अब मेरी बात समझना बच्चों, अब ये 7/3 है, इसको कंपेयर करेंगे P/Q से, तो P/Q आया,
और p की वैल्यू आई 7 जो एक इंटीजर है, q की वैल्यू आई 3 वो भी क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ से p और q हमारे दोनों क्या हो गए, इंटीजर हो गए। और हम देख रहे हैं q की वैल्यू कितनी है, 3 है, 0 तो नहीं है, 0 तो नहीं है, मतलब ये हमारा रेशनल नंबर है। आगे बात करते हैं 4/3 का। तो 4/3 को भी देखा जाएगा, तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और इन q की वैल्यू क्या है, 0 इक्वल नहीं है, तो मतलब ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये भी आपका क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ये भी क्या होगा आपका, एक रेशनल नंबर होगा। एंड व्हाट अबाउट दिस नंबर बेटा, 1/√2 क्या दिया है, 1/√2। तो 1/√2 की जब बात करेंगे बच्चों, तो ये देखो 1/√2 गिवन है, आप इसे p/q के फॉर्म में तो लिख सकते हो। तो एक कंडीशन तो फॉलो कर गई कि आप इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। बट माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज वन मोर प्रॉब्लम इज दैट, यहाँ ये बोला था कि p और q बोथ आर इंटीजर्स, p और q क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे एक बात हम देखें, यहाँ p तो एक 1 है, ये एक इंटीजर है, बट यहाँ q इज इक्वल टू √2 है जो इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब √2 की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो 1.212 ऐसे फॉर्म में आएगा। और हमने पहले ही बता रखा था कि सर इंटीजर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, और कौन से होते हैं सर, नेचुरल नंबर का नेगेटिव होता है, और कौन से होते हैं तो सर 0 होता है। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको बता दिया था। तो इस बात से आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया, ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे देखो मेरे स्टूडेंट्स, अब ये चीज तो हमें समझ में आ गया कि सर ये ऐसे होता है। ठीक, हमें समझ में आ गया कि रूट वाले टर्म, जो रूट वाले टर्म होते हैं वो रेशनल नंबर नहीं होते। चलो देखो, अभी आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग करते हैं। एक नंबर लेते हैं √4। अब ये बताओ ये एक रेशनल नंबर है कि नहीं है, कमेंट में करना। आपने पहले क्या बोला था, प्लीज कमेंट करिएगा ईमानदारी से कि आपने पहले इसको क्या बोला था, रेशनल नंबर बोला था कि इरेशनल नंबर बोला था। ठीक है, तो देखो ये बच्चों है रेशनल नंबर। अब बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था कि जो रूट वाले नंबर हैं वो रेशनल नंबर नहीं होते। यस, मैंने बोला था, डेफिनेटली बोला था, लेकिन एक साथ एक कंडीशन भी उसमें है कि रूट से बाहर आए तब उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो जब √4 बाहर आएगा तो ये +-2 लेके आएगा, और +-2 क्या है, एक इंटीजर है। +-2 क्या है, एक इंटीजर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर +-2 एक इंटीजर हुआ तो आप खुद बताओ ये कैसे रेशनल नंबर नहीं होगा, बोलो बोलो, डेफिनेटली बात है होगा बेटा। बात समझ में आई, तो ये एक रेशनल नंबर होगा हमारा। तो यहाँ से हमारा ये भी क्लियर हो गया कि ये रेशनल नंबर कैसे है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर। अब इरेशनल नंबर क्या हो गए, तो सिंपल सी बात है, जो रेशनल नंबर के सिस्टम फॉलो नहीं करता वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके बुक से रिलेटेड। ये सारे टॉपिक तो हमारे क्लियर हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं आपसे बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। जैसे देखो बच्चों, हमें पता है एज वी नो दैट द न्यू सिलेबस ऑफ योर 2020 फर्स्ट एग्जामिनेशन 30% रिड्यूस। ठीक है, 30% आपका सिलेबस क्या रिड्यूस हो गया। तो उसमें जो आपका रियल नंबर से जो फर्स्ट टॉपिक था लेमा, तो एक्यूरेंस डिवीजन लेमा को क्या किया गया, हटा दिया गया सिलेबस से, उसको सिलेबस से बाहर कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। ठीक, तो कोई बात नहीं यार, वो सिलेबस से हटा दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, जो अलग चीजें हैं वो हम पढ़ लेंगे। तो इसमें मेन एक चीज हमें पढ़ना है वो आपका है ओके, तो ये रहा आपका फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिकल जो फंडामेंटल थ्योरी है वो क्या कहता है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको बोला जाए तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो एवरी कंपोजिट नंबर, तो अब पहली बात ये कॉन्सेप्ट आया कि सर यहाँ दो वर्ड है, कौन कौन से वर्ड है बच्चों, एक तो आया कंपोजिट नंबर और दूसरा वर्ड है सर प्राइम नंबर। अब सर ये क्या होता है, तो बच्चों देखो कंपोजिट नंबर की बात करें तो ऐसा नंबर जिसके कई फैक्टर हो सके, जिसके मोर देन वन मल्टीपल हो, मोर देन वन मल्टीपल हो, सिंपल लैंग्वेज में देखो, ठीक है, जिसके मोर देन वन मल्टीपल हो। और बात करें प्राइम नंबर का,
तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका कोई भी मल्टीपल नहीं होता, वो खुद का ही मल्टीपल होता है। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपके 11 हो गए, 13 हो गए, यानी ऐसे नंबर, ठीक है। या सिंपल से प्राइम नंबर वो हो गए जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। या फिर जिनका एक और भी बोल सकते हो जो या तो खुद से डिवाइड हो, सिंपल, ये लैंग्वेज ज्यादा अच्छा है। ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपके प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, दैट्स अ थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो हमने एक नंबर ले लिया 150। अब 150 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 150 का फैक्टर करेंगे हम, तो देखो कैसे करेंगे फैक्टर इसका, हम इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 जा 14, 2 5 जा, अब ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड होगा 5, 5 से डिवाइड होगा 1, तो अब इसका फैक्टर क्या बचा, ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे 2 तो 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, लेकिन 5 क्या है, 1 1 2 टाइम, तो इसके पास पावर 2 कर देंगे। बस यही आपको सिंपल सा चीज करना है, ठीक, ये आपको करना है, ठीक। तो ये चीज समझ में आई, तो चलिए अब सीधे जंप करते हैं अपने एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करते हैं। तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 हमें नहीं करना, वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है, तो हम सीधे जंप करेंगे एक्सरसाइज 1.2 पे, ठीक। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं और बहुत ही तेजी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Can express each number as a product of its prime factor? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको एक्सप्रेस करना है जो भी नंबर गिवन है एज अ प्राइम फैक्टर में। तो नंबर है 140, 156, नंबर है 140, 156 और फिर 3825। चलो मैं 3 ले रहा हूँ, 2 के आप आंसर बताइएगा, 3 में क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा जो है फर्स्ट 140, तो 140 है बच्चों, तो इसे हम 140 के है ना, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, तो 140 को देखो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। अभी देखो मैंने कैसे किया, 2 7 जा 14 होता है और 5 2 जा 10 होता है, ये हो गया। अगर आपको नहीं आ रहा है करना तो आप क्या करिएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में मेथड बताया था, 140 को डिवाइड करिएगा इस अकॉर्डिंग, तो लास्ट में 0 है तो डेफिनेटली बात है 2 से डिवाइड होगा, तो 2 7 जा 14 और ये 0, फिर 2 से 2 35 जा 70 होता है, फिर यहाँ पे देखो अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35 और ये 7 से डिवाइड होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या आया, तो यहाँ पे आया 2 टाइम आया, क्योंकि 1 यहाँ पे 1 यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद 5 आया, फिर 7 आया, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 156, सेकंड है 156। अब 156 को आपको चेंज करना है, तो 156 करना है, तो फिर से इसका फैक्टर करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 8 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 आ गया। अभी देखो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। अब ये 13 से डिवाइड होगा, तो ये कितना आया, ये आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये कितना हो गया 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, यही क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वन कितना है, ये आपका थर्ड वन है, कितना बच्चों 3825 है। अभी 3825 है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो अभी नंबर बड़ा है तो इसका फैक्टर करो बच्चों, 3000 यहीं पे कर लेते हैं, लास्ट में 5 है तो डेफिनेटली बात है किससे डिवाइड होगा, ये 5 से जाएगा, ठीक है। तो 5 7 जा 35, अब यहाँ पे 35 बचा कितना, तो बचा 3, 32 हो गया, 5 6 जा 30, 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 से ले जाएंगे, तो 5 1 जा 5 हो गया, 1 इसके 2 इसके बाद है 26, 5 5 जा 25, 1 इसके बाद है 5 6 जा 15, अभी कितना आ गया 153, तो 3 से डिविजिबल है, डिवाइड कीजिए, 3 5 जा 15 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया। अभी फिर 3 से डिविजिबल है,
3 2 जा 6 हो गया, 3 7 जा 27 हो गया। फिर ये 3 से डिवाइसिबल है, 3 9 जा 27 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये कितना आ गया बच्चों? ये आपका आ गया 1 2 3 4 5 5 टाइम तो आपका 3 है, तो 3 टू पावर 5 और 2 जो 5 जो है वो 2 टाइम है, तो सिंपली इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। करना क्या है उसमें, आपको एक मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं, वो बेस फॉर्मूला है। और 26 एंड 91 510 and 92 and 336 and 54। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये देख लीजिए। ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यस, देखो ये ऑलवेज ट्रूथ होता है। अगर हम किसी नंबर के एलसीएम निकालें और उसी दो नंबर के एचसीएफ निकालें और हम उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दें तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ के रिजल्टेंट के इक्वल आएगा। ये चीज़ फिक्स होता है। ठीक, ये चीज़ क्या होता है? फिक्स होता है। तो आप यहाँ पे देखिए हमारा एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला ही है, लिख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। और ए इंटू बी क्या है? ए इंटू बी, ए और बी क्या है? ये आपके नंबर्स हैं, ये आपके क्या है? नंबर्स हैं। अब मेरी बात देखो बच्चों, जो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ वो बात समझिएगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सर, एलसीएम कैसे निकलेगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो क्या होता है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब हम इसकी बात करेंगे, एलसीएम की बात करेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो होती है ना वो आती है मैक्सिमम। इसकी वैल्यू कितनी आती है? मैक्सिमम इसकी वैल्यू आती है। 2 बार हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है? मैक्सिमम आती है। और जब एचसीएफ की बात करें तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसकी जो वैल्यू क्या आती है वो मिनिमम आती है। अब दोनों में डिफिनेशन, दोनों में डिफरेंस देखो क्या होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने पे, ऐसा नंबर, ठीक है, जो रिजल्ट हमें मिलेगा, सपोज करो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमारे पास नंबर था ए बी सी और रिजल्ट हमें मिला डी। तो ये जो डी होगा ना, ये ए से भी डिविजिबल होगा, बी से भी डिविजिबल होगा और सी से भी डिविजिबल होगा। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? ये जो नंबर आपका डी होगा, जो रिजल्ट आपका डी आएगा, वो ए से भी डिविजिबल होगा, बी से भी डिविजिबल होगा और आपका सी से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो एचसीएफ आपका क्या आता है? एचसीएफ आपका ई आता है। एचसीएफ आपका ई आता है, नंबर वही ए बी सी ही नंबर है, लेकिन एचसीएफ क्या आता है? आपका ई आता है। तो जब एचसीएफ आपका ई आएगा तो ये कहा जाएगा कि जो एचसीएफ ई आया है वो ए को डिवाइड करेगा, बी को डिवाइड करेगा और सी को डिवाइड करेगा। इट मींस एचसीएफ के डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जो दिए गए सभी नंबरों को क्या करते हैं? डिवाइड कर सके। दैट्स कॉल्ड एचसीएफ। ठीक है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर व्हिच able to divide all the given numbers, that's called HCF. And LCM is that the least common multiple which was divisible by all the given number is known as LCM. Okay, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या होगा, अब हम क्वेश्चन नहीं उठा लेते सीधे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 26। तो 26 का फैक्टर कैसे करेंगे? 26 का फैक्टर करेंगे तो सिंपल सा बात है बेटा, 2 into 13 आएगा। 13 2 जा 26, इजी वाला क्वेश्चन था।
इसीलिए तो ले लिया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब कराएंगे। अब ये 91 की बात करें तो ये होता है 7 × 13। अब देखो, अब इनकी बात किया जाए HCF की, हम किसकी बात करें? HCF का। तो एक फैक्टर इसमें 1 भी करेंगे, क्योंकि 1 तो हर नंबर का मल्टीपल होता है, तो 1 भी हम इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, अब HCF की बात करें तो HCF देखो कितना हो जाएगा बच्चों। अब HCF जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर ये कॉमन क्या है? क्योंकि यही एक नंबर जो है इसमें कॉमन हो रहा है। और कोई नंबर कॉमन है तो सर यस सर 1 कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको एक बार आप लिख दो बस। 13 × 1 होगा, आंसर कितना आएगा? 13 आएगा, इसीलिए मैंने इसको केवल 13 लिखा है। अब आप बच्चों ये बताओ, ये जो 13 है वो 26 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। और ये 13 है वो 91 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एलसीएम की। तो जब इसके एलसीएम की बात करेंगे ना, एलसीएम, तो जो कॉमन है उसको एक बार, उसके बाद जो बच गया उसको भी लिख दो। तो जो कॉमन था उसको हमने एक बार लिखा, जो बच्चा था उसको भी हमने लिख लिया। तो कितना हो जाएगा यार? ये हो जाएगा 13 7 91 और फिर 2 हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा? 182। अब 182 क्या है? ये एलसीएम है। अब देखो 182 को अगर हम 26 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड होगा, अब 91 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड होगा। बात समझ में आई? क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा हाँ सर समझ नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का, इसी का सेकंड पार्ट। क्या है इसमें? 510 है, 510। अब 510 देखो यार, तो 510 को अगर हम फैक्टर करें तो पहली बात तो यार 10 है तो 0 से 2 से जाएगा, लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा, तो डिवाइड करो। तो ये हो जाएगा 2 2 4, बचा कितना? 1, इसके बाद क्या? 11 हो गया। कितना हो गया? 11 हो गया। 2 5 10, बचा कितना? 1, इसके पास क्या? 10 हो गया। और 2 5 10, अभी आ गया 255। अगर 255 आ गया तो डेफिनेटली सी बात है किससे जाएगा? तो सर ये 5 से जाएगा, तो 5 से डिवाइड करो। 5 5 और 5 1 जाना तो 3 से भी था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी 51 आ गया, तो अब देखो 51 3 से जाएगा, डिवाइड कीजिए। तो 3 2 3 1 3 रखिए, 3 1 3, बचा 2, इसके पास कितना हो गया? 21 हो गया। और 3 7 21, और बच्चों 17 किसी से नहीं जाएगा, तो 17 का 1 आ गया। तो यहाँ पे आया हमारे पास क्या? 2 × 3 × 5 × 7। ओके, दूसरा नंबर क्या है? 92। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास बच्चों? 92। तो 92 का भी हम फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 92 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 से, 2 4 8, बचा कितना? 1, उसके बाद जाएगा 2 के पास तो कितना हो गया? 12 हो गया। तो 2 6 12, फिर 2 से 2 2 2 3 अभी 23 है, तो 23 किसी से जाने वाला नहीं है, तो उसको हम 23 से ही ले जाएंगे। चलो, तो ये कितना आ गया? ये हमारा आ गया 2 × 2 × 23। अब बात करें इसके HCF की, तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन केवल और केवल ये है बच्चों, केवल 2। और कोई कॉमन है? नहीं। ये 23 है, थोड़ा दूर हो गया, ये 23 है, आप 2 और 3 में समझ लीजिएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन है, बस यही। और कोई नंबर कॉमन है? तो सर और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो इसके साथ बड़ी विडंबना ये है कि नाम तो इसका है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है? सबसे छोटी। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का क्या है? लिस्ट कॉमन फैक्टर, बट इसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत बड़ी। नाम तो इसका लिस्ट कॉमन फैक्टर, नीचे चला जा रहा है, लेकिन वैल्यू क्या है इसकी? बहुत बड़ी। क्यों ऐसा होता है? देखो अब इसकी वैल्यू तो, एलसीएम की वैल्यू तो बड़ी आ गई, बट ये क्या होता है? ये दूसरे से डिविजिबल हो जाता है, इसलिए छोटा है। ठीक है, ये दूसरे से क्या होता है? डिविजिबल हो जाता है, इसलिए छोटा है। लेकिन HCF की बात करें तो HCF जो आता है बच्चों, वो क्या आता है? वो छोटा भले आता है, लेकिन ये अदर वैल्यू को डिवाइड कर सकता है। इसके पास ये पावर होती है कि किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर सकता है, जिनसे इसका HCF आया है। बात समझ में आई? चलो
अब देखो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आपका 2 आ गया। अब बात करें एलसीएम की, तो बच्चों एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो जो कॉमन है उसको एक बार आप लिख लो, अब बाकी जो बचा ना सबको लिख लो, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 7 और × 23। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितना आता है, बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा एक बार, इसका कैलकुलेशन कितना आएगा मुझे भी कमेंट में बता दीजिए सर इसका कैलकुलेशन इतना आएगा, ठीक है, मुझे भी याद नहीं। ओके, अब बात करते हैं लास्ट सेकंड की, लास्ट क्वेश्चन की। देखो क्या है सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, अभी कह रहा है 336, कितना है बच्चों 336। अब 336 का फैक्टर करेंगे हम, 336 का फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से करते हैं, 2 1 2, इसके पास 1 गया, कितना हो गया 12 हो गया, तो 2 6 12, इसके पास 1 गया 18 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16 हो गया, अब 2 4 8 हो गया, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 4 8, 2 2 4, ठीक है, फिर 2 से तो 2 2 4, 2 1 2। अब देखो बच्चों किससे जाएगा, अब ये 3 से जाएगा क्योंकि आपको टेबल याद है यार, ये 3 में आता है, तो 3 7 21 हो गया और 7 1 7। तो यहाँ पे जो हमारा फैक्टर आया वो कैसा आया बच्चों, बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से बता दो, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, चलो ये हो गया हमारा 336 का, उसके साथ नंबर है 54, ठीक है। अब 54 है तो लास्ट में 4 है, तो किससे डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करो बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 2 7 14, ठीक है। अभी 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3, हो गया। तो यहाँ पे बचा आपका 54, तो कितना आ गया 2 × 3 × 3 × 3। चलो बच्चों अब इसका हम फाइंड करते हैं बच्चों, एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ देखो क्या होगा, एचसीएफ की बात ये देखो, ये कॉमन है तो ये तो आ गया, और क्या कॉमन है, यहाँ से एक 3 कॉमन है, तो ये 3 आ गया, कितना आ गया 3 2 6 आ गया, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब यहीं पे एलसीएम अगर फाइंड करें तो जो कॉमन है उससे तो आप लिखोगे ही लिखोगे, उसके बाद जितने नंबर बचते हैं यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, ये सब हो जाएंगे। अब देखो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, आप लोग बोल भी रहे होगे सर ये वाला छोड़ दिया, वो क्या था, हमें फिर इनका प्रोडक्ट फाइंड करना था, हमें क्या करना था, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना था। तो इसका प्रोडक्ट देखो कितना हो जाएगा 336 इंटू 54 इक्वल टू ये कितना आया, तो ये 6 आया, इंटू ये कितना आया, तो यार देख लें जितना आएगा ये, ठीक है, जैसे कितना आया 2 2 1 2 3 4, ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 हो गया, ये आपका 16 हो गया, इंटू 3 3 9 9 3 27 हो गया, इंटू 7 जितना आएगा। जब इसका रिजल्ट आप देखोगे ना तो ये क्या होगा, हमेशा इक्वल आएगा, हमेशा, ये इसका रूल है कि इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा इक्वल ही आएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, ओके तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें गिवन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, मतलब वही जो हम डिवाइड वो उसको फैक्टर कर रहे थे ना, जो अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले ना, दैट्स कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। तो चलिए नंबर गिवन है और हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। तो नंबर हमारा कौन सा है, पहला नंबर है हमारा 12 15 एंड 21। 12 15 एंड 21 हमारा पहला नंबर गिवन है। चलो तो 12 को क्या लिख सकते हैं, मैं सीधे को लिख रहा हूँ 2 × 3 2 2 4 4 3 12, ठीक है। 15 की बात करें तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5। 21 की बात करें तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 7। अब बात करें बच्चों इसके एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होगा, जो सब में कॉमन होगा, इस बात का याद रखिएगा। एचसीएफ क्या होगा,
जो सब में कॉमन होगा, तो बच्चों सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन आपका ये 3 बच रहा है, तो एचसीएफ तो 3 आ गया। एलसीएम की बात करें तो बच्चों जो सब में कॉमन है उसको 1 टाइम लिखो और जो बचा उसको लिख दो, ये 2 हो जाएगा इंटू 2, यहाँ से 5 इंटू 7 कितना हो गया, 3 2 जा 6। ऐसे करो, कुछ इजी करो, देखो 3 7 जा 21 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया और ये 2, मतलब ये कितना हो गया 42 और 0 420। तो एलसीएम कितना आ गया 420 आ गया। पहला क्वेश्चन 420 है, आगे क्या होगा भगवान जाने। ठीक है, दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो दूसरा देखो क्या बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, ये गिवन है 17 23 एंड 29। अब 17 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 23 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा और 29 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा। एक बात देखो बच्चों, ये 17 23 और 29 ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर के एचसीएफ हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज वी नो दैट कि द एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। तो कितने भी आपके एचसीएफ ये कितने भी नंबर यहाँ पे दे दिए जाए, अगर सारे के सारे नंबर क्या है प्राइम नंबर है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा 1। तो याद रखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हो 17 into 1, 23 into 1 और 29 into 1। तो यहाँ से एचसीएफ जो आएगा वो क्या आ जाएगा 1। और बात करें एलसीएम का, तो इफ द नंबर्स आर प्राइम देन एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर। अगर जो गिवन नंबर है वो क्या है, वो एक प्राइम नंबर है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा बच्चों, जो एचसीएफ आएगा ना वो क्या होगा, सॉरी जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा। इट मींस क्या हो जाएगा, ये आपका 17 into 23 into 29। अब इसको आप करिएगा आराम से बैठ के, क्या आएगा इसका रिजल्ट। ठीक, चलो इसके थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, अब यह कह रहा है 8 9 25। 8 9 25, तो 8 का फैक्टर क्या होगा भाई, 8 का फैक्टर 2 into 2 into 2 होगा। ठीक है, 9 का फैक्टर क्या होगा, ये 3 into 3 होगा। और 25 का फैक्टर क्या होगा, ये 5 into 5 होगा। सब में एक का मल्टीप्लाई हो सकता है डेफिनेटली। तो इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। देखो थोड़ा सा मैं तेज करूँ क्योंकि अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, एचसीएफ की बात करें तो देखो बच्चों केवल 1 ही ऐसा है जो कॉमन है, तो एचसीएफ तो 1 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम देखो क्या हो जाएगा, जितना सब बच्चा है ना सब एलसीएम, मतलब 8 into 9 into 25। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, वो आपको क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। या देखो ऐसे कर लो, 25 8 200 into 9 और 9 2 18 हो गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 1800। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो क्वेश्चन 4 आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कह रहे हैं, गिवन दैट एचसीएफ ऐसा क्वेश्चन है, एचसीएफ 306 and 657 इक्वल टू 9। ओके, तो फाइंड एलसीएम। तो इसी का क्या फाइंड करना है आपको, एलसीएम फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे शॉर्टकट मैंने आपको गिवन दे दिया है कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, यानी ए की वैल्यू दे दिया, बी की वैल्यू दे दिया। आपको फाइंड करना है, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो नंबर हो गए। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, या फिर सिंपल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो यहाँ पे हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए की वैल्यू 306, बी की वैल्यू 657 अपॉन एचसीएफ। क्या हो जाएगा एचसीएफ। कैसे सर, देखो बच्चों यहाँ पे ये मल्टीपल है, इधर हम मल्टीप्लाई में है, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना। अब देखो ये तो 306 है, ये 657 है, अब नीचे कितना है 9 है, तो डिवाइड करो यार। देखो डिवाइड होता है क्या, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6।
फिर ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये कितना आया, ये 34 इंटू 657 आया। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28 का 8 कैरी 1 आया, सॉरी 2 आया, और 4 5 जा 22 हो गया, फिर से कैरी 2, 4 6 जा 24 और 26 आ गया। ठीक है, ये आ गया। 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2 आया, 5 से जा 15 2 17 का 7 कैरी 1 आया, और फिर 6 से जा 18 18 1 19 आ गया। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा, 2 1 3 आएगा, 6 7 15 सॉरी 13 होता है, 13 हो गया, 13 का 1 9 2 11 1 12 का 2 कैरी 1 1 एंड 2। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा कि जो एलसीएम होगा, ठीक है, दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो 23 इट मींस 23 33 और 8 आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके बच्चों, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो कॉन्सेप्ट बेस है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो क्या है, वो टोटली कॉन्सेप्ट के बेस पे है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़े आराम से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चेक वेदर 6 to the power n, 6 to the power n, ठीक है, कैन बी इन विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का मतलब सीधा साधा है। ये कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि 6 to the power n जो नंबर गिवन है, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी ऐसा कोई नंबर बताना है, n की एक ऐसी वैल्यू बतानी है कि जिसपे जो इसका n की जो डिजिट है, यानी 6 से पावर जो डिजिट हमने रखा है n, जब इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 आ जाए, यूनिट डिजिट 0 आ जाए। तो बच्चों देखो, अगर कोई नंबर 10 कब आएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कोई नंबर 10 नहीं, किसी नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 0 कब होगा। देखो, किसी भी नंबर का 0 डिजिट होने के लिए एक कंडीशन ये है कि उसमें एटलीस्ट एक 2 और एक 5 होना ही चाहिए। ठीक है, क्या कंडीशन है कि एक 2 और एक 5 होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होने के लिए उसकी में कंडीशन क्या है कि एट लीस्ट 1 2 एंड 1 5 इट नेसेसरी फॉर दैट केस। ओके, सो यहाँ पे अगर 6 की बात करें तो 6 में 2 into 3 होता है, 2 तो है बट 5 नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, आप इसकी n की वैल्यू कुछ भी रख दो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो सिंपल सी बात आपको यही समझनी थी। देखो जैसे अगर n की वैल्यू मैं कुछ भी रख देता हूँ, n की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो देखो 6 की पावर 1 मतलब आ गया 6 आ गया। n की वैल्यू मैंने 2 रख दिया तो 6 की पावर 2 मतलब कितना आ गया, 36 आ गया। तो अब ये देखो क्या हो जाए, बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और इसका यूनिट डिजिट जो आएगा ना वो हमेशा 6 आएगा। याद रखिएगा, 6 का यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 6 आता है, और उसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक, कुछ नहीं आगे चेक कर लीजिएगा। 6 हो गया, 36 हो गया, 216 हो जाएगा। ठीक है, वो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सेवन इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या गिवन है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड एक और नंबर गिवन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 5 और कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये हमें प्रूफ करना कि वाई ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है इनका, यानी ये नंबर क्या होते हैं, फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बात तो हमें यहीं से दिख रहा है कि हाँ ये नंबर फैक्टर हो रहे हैं, बट देखो क्या है चीजें यहाँ पे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का साइन है। यहाँ से यहाँ तक तो मल्टीप्लाई है, बट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का साइन है। तो ये थोड़ा सा चीज को चेंज कर दे रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये अगर फैक्टर हो रहा है, जो नंबर आता है हमें रिजल्ट में, अगर वो फैक्टर हो रहा है तो हम बोलेंगे यस ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज इसका फैक्टर
नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम देखते हैं, कैसे देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, 7 × 11 × 13 + 13। तो पहले आप इसका रिजल्ट देखिए। तो 7 हम इसका देख लेते हैं। 13 × 1 = 13 का 3 कैरी 1, 13 × 1 = 13 1 14 हो गया, इंटू 7 + 13। अब 7 3 सा कितना हो गया, 21 हो गया, 1 कैरी 2, 7 4 = 28, 2 कितना हो गया 28 और 2 30 का 0 कैरी 3, 7 1 = 7 और 3 10 हो गया। ये तो 1001 आ गया प्लस 13। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 1014 आ जाएगा। ठीक, 1001 है, इसमें 13 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1014 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखो क्या होगा, अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 5 = 30, ठीक है, 34 = 120 और 123 = 360, 362 = 720 इंटू 7 + 5। अब 7 0 = 0, 7 2 = 14 का 4 कैरी 1, 7 7 = 49, 150 + 5। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 45। अब ये जो नंबर आया 1014 आया, ये नंबर आ गया 5045 आ गया। अब एक चीज देखो, अगर हम इसका फैक्टर करें और इसका फैक्टर करें तो ये इसमें से कोई ना कोई नंबर क्या नहीं कॉमन आना चाहिए, इन दोनों में से कोई ना कोई नंबर कॉमन आना चाहिए। तो इसका फैक्टर करेंगे, देखो कितना आ जाएगा। चलो इसका फैक्टर करते हैं, 50 45 का फैक्टर करते हैं हम, तो 5 से जाएगा, डेफिनेटली लास्ट में 5 है, तो ये जाएगा 1 0, ये 5 रह जा, फिर 5 से ले जाइए, अब तो 5 से जाने वाला नहीं। ठीक है, अब देखो अब ये जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया सर आपका 5 × 1009, 5 × 1009 आ गया। ठीक, हाँ ये कितना आ गया, 5 × 1009 आ गया। अब ये यहीं पे रह जाएगा क्योंकि अब इसके बाद इसका फैक्टर नहीं होना है। तो देखो नंबर क्या होते हैं हमारे, दो टाइप के, एक प्राइम नंबर होता है, एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कोई और फैक्टर नहीं हो पाता और वो खुद से ही डिवाइड होता है, दैट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर में क्या होता है, इसका मोर देन 1 फैक्टर होते हैं, यानी एक से अधिक इसका फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ देखो एक फैक्टर इसका ये हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये देखो बच्चों क्या है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जब फैक्टर हम करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, 1014, तो 2 है तो पहले 2 से ले जाओ, तो 2 5 = 10 हो गया और 2 7 = 14 हो गया। ठीक, तो ये आ गया 507 और ये जाएगा 3 से, तो 3 1 = 3, इसके पास गया 2 20 हो गया, 3 6 = 18 और 3 9 और ये 13 का है। तो यहाँ पे ये फैक्टर किसका बना बच्चों, ये बना 2 × 3 × 13 × 13। तो यहाँ पे ये इसका फैक्टर बन गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये देखो ये इसका फैक्टर बना ना, तो फैक्टर बना तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 7। यस 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है देयर आर अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी कि स्पोर्ट फील्ड है जहां पे एक सर्कुलर पाथ है। चलिए सॉरी, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। अब यहाँ पे कह रहा है सोनिया टेक्स 80 मिनट, यानी 2 ड्राइवर है। कौन कौन है, एक सोनिया है और एक कौन है, रवि है। 2 पर्सन है, सोनिया और रवि हैं। आगे कहता है बच्चों कि ठीक है, सोनिया टेक 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया टेक 80 मिनट पर राउंड, यानी एक राउंड लगाने में पूरा उसको 80 मिनट लगता है। दूसरा कह रहा है कि रवि टेक 12 मिनट, रवि टेक 12 मिनट पर राउंड, और रवि जो टाइम लेता है वो कितना लेता है, 12 मिनट पर राउंड लेता है। आगे कह रहा है टू ड्राइव 1 राउंड। ठीक है, suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many times they will meet again at the starting point। देखो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो इसके लिए आपको करना क्या, सिंपल, जब भी पूछे या जैसे क्लॉक वाले क्वेश्चन आता है
कि एक जो क्लॉक है उसकी जो सेकंड हैंड है वो 10 सेकंड पे, यानी कई क्लॉक है, ठीक है, कई क्लॉक है जिनकी सेकंड हैंड 5, 10, 15, 20 और 25, 30 सेकंड पे कंटिन्यू क्या होती है, वो रिंग करती है। तो पूछेगा कि अब बताइए वो कितने देर बाद, यानी कितने समय बाद या कितने दिनों बाद एक साथ फिर से बजेंगी, ठीक है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, उन सब का एलसीएम फाइंड कर दो, बस उन सब का क्या करना है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। और जैसे ही आपने उन सब का एलसीएम फाइंड किया ना, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो हम यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। तो सोनिया टेक टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 18 मिनट। सोनिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट टाइम लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। रवि टेक टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 12 मिनट, ठीक है। अब देखो जैसे क्या है, यहां से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों इधर से स्टार्ट कर रहे हैं और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का समय सेम है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली दे विल मीट अगेन, क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। कब मिलेंगे, दोनों का एलसीएम के इक्वल के बराबर मिलेंगे। तो देखिए 12 और 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो 18 की बात है तो देखो 2 × 9 हो जाएगा, या 3 × 3 कर लीजिएगा। 12 की बात करेंगे तो 2 × 3 × 3 हो जाएगा, सॉरी 12 है ना, तो 4 × 3 होता है, तो 2 × 3 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, देखिए 1 टाइम ये आया है, 1 टाइम ये भी आया है, और ये 2 और 3, तो कितना हो गया, 2 3 या 6, 2 3 या 6 मतलब 36। तो वो कितनी देर बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद वो दोबारा क्या करेंगे, मिलेंगे। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ठीक है, आंसर तो है ही, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो कब मिलेंगे कि 30 सेकंड बाद वो फिर से दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 आपका फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 1.3। तो देखिए 1.3 स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कि सर ये रेशनल नंबर तो हमें समझ में आया कि सर रेशनल नंबर क्या है, बट व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर। तो मैंने वहां पे सिंपली आपको समझा दिया था कि जो नंबर रेशनल नहीं है उसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे, बट इसे बिहेवियर में कैसे देखा जाए। तो देखो बच्चों, जितने भी नंबर ऐसे आते हैं जो रूट वाले हों, जो क्या हो, रूट में हो और उनका रूट से वैल्यू बाहर नहीं आ पा रही है, और अगर वैल्यू उनकी बाहर हम ले आ रहे हैं तो वो किस में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, दैट्स कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक। वो क्या कह रहे हैं, इरेशनल नंबर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 6 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 6 को भी आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है बच्चों। लेकिन वही अगर 4 आता है तो ये एक रेशनल नंबर होगा, आपका 9 आता है तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट √2, √3, √5, √7, √6 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी हमें प्रूफ करना है। तो चलो देखो, हम फर्स्ट ही क्वेश्चन उठाते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। प्रूफ करना है √5 is a irrational number। क्या प्रूफ करना है बच्चों कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखो कैसे करेंगे। तो √5 अगर इरेशनल नंबर होगा तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। देखो यही करना है, इसमें आपको जो दिया है
उसके जस्ट अपोजिट मानना है, यानी एक कंट्राडिक्शन की कंडीशन बनानी है। कंट्राडिक्शन की कंडीशन कैसे बनेगी? कंट्राडिक्शन की कंडीशन ऐसे बनेगी कि रूट 5 हमें पता तो है रूट 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, बट यहाँ पे हम रूट 5 को क्या मान लेंगे कि रूट नहीं सर, रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्या है? एक रैशनल नंबर है। जब हम इसको एक रैशनल नंबर मान लेंगे तो ये बिहेव करेगा एक रैशनल नंबर जैसा। ठीक है, देखो अब ये बिहेव करेगा एक रैशनल नंबर जैसा। तो रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये इक्वल होगा p/q के फॉर्म के इक्वल। बोलो बच्चों, होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली सर ये चीज तो होगा सर। अब देखो अगर रूट 5 p/q के इक्वल है तो हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं p = q into रूट 5। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? p² = q रूट 5 का होल स्क्वायर। अब यहां से आपका p² = q² 5 आएगा। ये q² हो गया और ये 5। अब मेरी बात सुनिएगा, ठीक है? अब आप मुझे एक बात देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये स्क्वायर हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, p/q के स्क्वायर हो रहा है, और इसका रिजल्ट कितना आया सर? रिजल्ट 5 आया। अब बच्चों कॉन्सेप्ट यहां से आता है अपन निकल के कि आप मुझे कोई भी ऐसा नंबर बता दो, कोई भी ऐसा एक नंबर बता दो जो एक रैशनल नंबर बता दो जिसका स्क्वायर करने पे 5 आ जाए। बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। आप सोचिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 5 आएगा? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है। अभी वर्ड सही है, ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे कितना आए? रूट 5 आए। याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे बच्चों देखो ये p² + q² का स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया था कि जो रूट 5 एक रैशनल नंबर है वो क्या हो जा रहा है? हमारा गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे हियर p/q होल स्क्वायर इज अ rational number but there is no any number, but there is no any rational number whose square will be 5। ठीक है, hence our assumption is wrong। यानी हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा? therefore रूट 5 is a irrational number। ये बहुत इजी है, ऐसे ही आपको प्रूव कर देना कि रूट 5 क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, चलो अब इसी में हम अब जैसे अगला पूछ लिया है 3 + 2 रूट 5। अगला क्या है आपका? 3 + 2 रूट 5। चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 3 + 2 रूट 5। हम एज्यूम करते हैं लेट 3 + 2 रूट 5 is a rational number, is a rational number। हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा जो वैल्यू है 3 + 2 रूट 5 वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया। तो देखो बच्चों, जब इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? वही मेथड, पुराना मेथड लगाएंगे। देखो 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, बढ़िया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका एक फंड निकल के आएगा कि अगर ये रैशनल नंबर है तो ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? p/q के इक्वल होगा। अरे बोलो बच्चों, होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली सर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 2 रूट 5 एक साइड रखिएगा, इस 3 को चले जाएंगे तो ये हो जाएगा p/q - 3। इट मीन्स 2 रूट 5 इक्वल टू कितना आ गया? तो क्या p - 3q/2।
ठीक है 2q बाई 2, सॉरी अभी q रहेगा, मैं 2 बाद में ले आऊंगा। अभी हो जाएगा √5 इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन 2q। अब देखो भाई, अब मेरी बात समझना है यहाँ से, ठीक है, अब मेरी बात यहाँ से समझना यहाँ पे क्या है, p बाई q आर p एंड q ऐसे लिखेंगे, p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। p और q क्या है, इंटीजर्स है। क्यों इंटीजर है बच्चों, क्योंकि इसलिए इंटीजर हम इसको मानेंगे क्योंकि ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर इंटीजर्स के ही रेशनल नंबर होते हैं, ठीक। तो हमारा p और q क्या इंटीजर है, तो आगे क्या है होगा इसके लिए, अगर p और q इंटीजर है तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये टर्म p माइनस 3q अपॉन 2q इज ऑल्सो इंटीजर या ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए p और q एक इंटीजर है, तो उससे जो रिजल्ट, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। और कभी भी एक रेशनल नंबर, हम जानते हैं कि √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहां से हम कह देंगे एंड वी नो दैट √5 is a irrational number, √5 is a irrational number, hence कभी भी एक irrational number is not equal to rational number, ठीक है। बट देखो ये चीज तो हम जानते हैं, कभी भी एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। बट यहाँ पे क्या आ रहा है कि √5 ये इसके इक्वल है, √5 इसके इक्वल आ रहा है, तो यानी यहाँ से हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इट मींस क्या हो जाएगा, हेंस जो वैल्यू है आपकी 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल नंबर। कुछ नहीं करना बच्चों, ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, आप बड़े आराम से इसको लगा सकते हो, ठीक। चलो अब इसके थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, इसको भी आज फिनिश कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। क्या क्या है इसमें, 1/√2, नेक्स्ट है आपका 7/7√5, आफ्टर दैट 6 प्लस 2√5, सॉरी 6 प्लस √2। ओके, तो ये आपके नंबर्स गिवन है, कौन कौन से नंबर गिवन, 1/√2, 7 एंड √5 एंड 6 प्लस 2√2, ये आपका नंबर गिवन है। तो सॉल्व कैसे करोगे, देखो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट वाले को। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है 1/√2, लेट 1/√2 is a rational number। हमने क्या assume कर लिया कि 1/√2 क्या है, रेशनल नंबर है। जब हम इसको 1/√2 को रेशनल नंबर मान लिया तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 1/√2 इक्वल टू p बाई q होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा q इक्वल टू √2p, होगा नहीं, देखिए √2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2p हो जाएगा, q का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी आपका सिंपल q आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, आपको करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे दोनों साइड स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, ये आपका q स्क्वायर और ये आपका √2p का होल स्क्वायर। अब यहाँ तो आपका q स्क्वायर होगा, ये आपका 2p स्क्वायर, इस p स्क्वायर को इधर लेते आओ तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 2। अब मेरी बात बताओ, अगेन कॉन्सेप्ट यहाँ से ये आएगा कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ देखिएगा यहाँ पे ऐसा आपके पास कोई भी नंबर नहीं जिसका स्क्वायर कितना आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है। तो सेम चीज आप लिखोगे यहीं पे
आप यहाँ लिख देना कि देयर इज नो एनी नंबर व्हिच स्क्वायर इज 2, देयर इज नो एनी रेशनल नंबर व्हिच स्क्वायर इज 2, दैट मींस the given value 1 upon root 2 is not a rational number, it means it is a rational number. बस यही आपको थ्योरी लिखनी है। दूसरा 7 अपॉन, हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है, क्या कह रहा है कि 7 रूट 5, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट 7 रूट 5 इज अ rational number। हमने एज्यूम कर लिया कि 7 रूट 5 क्या एक रेशनल नंबर है, तो 7 रूट 5 अगर एक रेशनल नंबर है तो हम इस रेशनल नंबर को लिख सकते हैं कैसे? सर इस रेशनल नंबर को हम 7 रूट 5 को लिख सकते हैं p बाई q के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपको बचेगा रूट 5 इक्वल टू p अपॉन 7q। अब देखो यहीं से देखो यार, यहीं से फिर से थ्योरी आप लिख दोगे, कुछ नहीं करना है आपको और आपको ज्यादा कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, यहीं से आप अपनी थ्योरी आप लिख दीजिए, सारी की सारी थ्योरी यहीं से लिख दीजिए कि सर यहाँ पे p और q क्या है, दोनों एक इंटीजर है, और इंटीजर का, और 7 भी देखो क्या है, 7 भी क्या है, एक इंटीजर है। यहाँ पे लिखोगे आप हियर p 7 and q are integers and p upon 7q is a rational number, and we know that root 5 is a irrational number, ठीक है, root 5 क्या है, irrational number। so and here is given that root 5 is equal to p upon 7q, that is wrong, who is wrong, जो क्या है, गलत है, क्योंकि कभी भी एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो जो हमने एज्यूम किया था कि 7 रूट 5 एक रैशनल नंबर है, वो क्या है, हमारा एग्जाम्पशन क्या है, रॉन्ग है, और 7 रूट 5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक। तो इसी चीज को आप लिख दोगे, हेंस 7 रूट 5 is a irrational number, बस ठीक है, क्या हो गया हमारा, irrational नंबर हो गया। चलिए लास्ट वाला बचा है 6 प्लस रूट 2। तो देखिए यहां पे क्या कर लेंगे, लेट 6 प्लस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। 6 प्लस रूट 2 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो जैसे 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर होगा, तो हम यहाँ क्या अज्यूम कर लेंगे बच्चों कि 6 प्लस रूट 2 को हम लिख सकते हैं p बाई q के फॉर्म में। तो 6 को आप इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q माइनस 6। तो रूट 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, p माइनस 6q बाई q। चलो अब इसी के बाद सारा स्टेटमेंट यहाँ का हो जाएगा। यहाँ p 6 and q are integers and इसका जो रिजल्ट है वो p माइनस 6q बाई q है, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये देखो, अगर ये दोनों इंटीजर है, मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, अगर ये दोनों इंटीजर है तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी तो एक इंटीजर आएगा, ठीक। और अगर ये इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर होंगे कि नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे अगर ये रेशनल नंबर है तो ये एक इंटीजर होगा, अगर इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर होगा, ठीक। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया सर, ये तो हमारा इंटीजर हो गया, ठीक है, रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर किसके इक्वल दिया है, रूट 2 के लिए। तो एंड वी नो दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इट मींस व्हाट, यहाँ जो वैल्यू है 6 प्लस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। बस खत्म, 3 क्वेश्चन थे, बड़े आराम से फिनिश हो गए। अब चलो देखो मेन स्टार्ट होता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ये समझना है। अब जैसे बहुत बड़ा आपको नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 आया था एक्सरसाइज 1.2 का, तो 6 के पावर n था, पूछ रहा था n की वैल्यू क्या होगी कि इसका जो यूनिट डिजिट आ जाए वो क्या 0 आ जाए।
तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यूनिट डिजिट नहीं आ सकता इसमें। अब क्यों नहीं आएगा, अब यहाँ पे उसका खुलासा करेंगे हम लोग, ठीक है। क्राइम पेट्रोल थोड़ी नहीं चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैथ का पेट्रोल चल रहा है, तो यहाँ पे इसका खुलासा हम करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, थक तो नहीं गए आप लोग? आई थिंक मुझे तो नहीं लगता थक गए होगे, आराम से बैठ के पढ़ी तो रहे हो, ठीक है। थोड़ी बहुत थकान लग जाती है, मैं समझ में आता है। देखो अगर 10 लिखे जाए, 10 लिखा जाए तो 10 कैसे लिखेंगे, 2 into 5 लिखेंगे। अब 10 कैसे लिखा जाता है सबको पता है सर, 1 और 0 10 होता है। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये था 10 को कैसे फैक्टर करेंगे, तो 10 को 2 into 5 करेंगे, ठीक है। अब कोई भी ऐसा नंबर ले लें, अब देखो मैं 10 की बात नहीं कर रहा, आप 20 ले लो, 40 ले लो, 60 ले लो, 80 ले लो, कोई भी ऐसा नंबर ले लो, कोई भी ऐसा नंबर ले लो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए जरूर, यूनिट डिजिट। कोई भी ऐसा नंबर ले लो जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, डेफिनेटली 0 हो। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, उसमें 2 और 5 डेफिनेटली आएगा, 2 और 5 डेफिनेटली आएगा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, पहले उसकी हम बात कर लेते हैं। एक आता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया कि डेसिमल के एक नहीं दो प्लेस के बाद वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आगे उसका मल्टीपल नहीं जाएगा, डिवीजन नहीं जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या होता है कि डेसिमल के इनफाइनाइट प्लेस तक वो जा सकता है, इनफाइनाइट प्लेस तक वो जा सकता है। और यहीं पे नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक वर्ड आता है रिकरिंग का, एक वर्ड आता है रिकरिंग का। रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीट करना। रिपीट को रिकरिंग को एक ही दोनों का एक ही मीनिंग है। अगर मैं बोलूँ रिपीट कर रहा है, अगर मैं बोलूँ रिकरिंग कर रहा है, तो दोनों का क्या होगा, मीनिंग एक ही होगा, ठीक, मतलब उसका रिपीट करना। चलो देखो टर्मिनेटिंग एग्जांपल समझना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 4/5, 4/5 लिखा, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो चलो 14 ले लो, ये 14 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 कितना हो गया, 10 हो गया, आ गया 4। अब 4 तो 5 से जाएगा नहीं, जाना है नहीं, तो क्या करेंगे हम, डेसिमल बढ़ाएंगे। तो यहाँ डेसिमल बढ़ाया तो यहाँ क्या बढ़ गया, 0 बढ़ गया, तो 5 8 जा कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखो रिमाइंडर बचा क्या, सर रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचा। तो वही बात हम दूसरे टर्म नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल देखें। जैसे चलो हमने ले लिया नॉन टर्मिनेटिंग 3/7 ले लिया, ठीक, कितना ले लिया, 3/7 ले लिया। तो चलो 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 7 से डिवाइड करेंगे, 30 ले लो, इसको थोड़ा सा बड़ा रहेगा, अच्छा लगेगा। तो 7 1 7 कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया, सॉरी 6 आ गया। कितना बचा आपका रिमाइंडर, 6 बचा। अब देखो 6 है, डेसिमल बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा। 7 8 जा कितना हो गया, 56 हो गया। कितना आ गया, 4 आ गया, फिर अपने आप 0 बढ़ता चला जाएगा। अब 7 5 जा 35, कितना आ गया सर 35, रिमाइंडर कितना बचेगा सर, 5 बचेगा, फिर से 0। 7 7 जा 49, सर 1 बचेगा, 7 1 जा 7, सर 3 बचेगा, ये 30 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो 7 4 जा 28, फिर से सर 2 आ गया। तो एक चीज आप देखोगे बच्चों, ये क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है क्या, नहीं, ये अनस्टॉपेबल है, ठीक है। काफी अच्छा सॉन्ग है, सुनिएगा, अनस्टॉपेबल, तगड़ा है, तो मजा आता है। मैं कभी ज्यादा डिप्रेस होता तो वो सुनता हूँ, काफी अच्छा है। अब मैं आपको भी सजेशन दूंगा, अनस्टॉपेबल सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, गजब की एनर्जी आती है, आपको एकदम मोरल एकदम बूस्ट कर देगा। या चलो मैं लास्ट में वीडियो में कोशिश करूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर उसको सुन लीजिए। बहुत तगड़ा सॉन्ग है, बहुत तगड़ा, मजा आता है उस सॉन्ग सुनने में। इंस्पिरेशन सॉन्ग है, अनस्टॉपेबल, कभी भी रुकना नहीं, कभी भी रुकने का नहीं, चलते रहने का, ठीक। तो अब देखो इसी तरह ये भी अनस्टॉपेबल है, ये चलता रहेगा। अब देखो, अब इसके पहचानने का तरीका कि सर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना, उसमें रिमाइंडर बचता जाता है, उसमें रिमाइंडर क्या होता है, बचता जाता है। और जो टर्मिनेटिंग होते हैं उसमें रिमाइंडर नहीं बचता। दूसरी पहचान, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सॉरी जो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग की बात छोड़ो, जो टर्मिनेटिंग होगा उसमें या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 2 into 5 होगा, याद रखिएगा, या तो 2 होगा
या तो 5 होगा या तो 2 और 5 दोनों होंगे, ये कंफर्म है। जो भी टर्मिनेटिंग होगा, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 5 था ना, ठीक। अगर 2 भी होता तो भी क्या होता, ये जैसे मान लो 14/2 होता, 7 टाइम्स आता, तो ये भी क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर, ठीक है सर। तो ये भी क्या हो गया आपका, डिवाइड आता है। तो एक बात याद रखना, या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 2 into 5 होगा। अगर केवल 2 हो, 5 हो या 2 into 5 हो, तो वो टर्म क्या होगा, वो टर्म आपका टर्मिनेटिंग कहलाएगा। वो टर्म क्या कहलाएगा, आपका टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर उसके अलावा कोई और टर्म आ जाता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? देखो समझो मेरी बात। अब एक क्वेश्चन लेके समझते हैं इस चीज को। अब इस चीज को हमें क्वेश्चन लेके समझते हैं, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.4, धीरे धीरे हम इस एक्सरसाइज को भी फिनिश करने पे पहुंच चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन बुक 1 की बात की जाए, एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन 1 की बात की जाए तो क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी जो मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन का, उसको परफॉर्म किए बिना आपको बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expression or a non-terminating repeating decimal expression। तो देखो नंबर कौन कौन गिवन है, मैं एक बार नंबर लिख लेता हूँ। क्या आपके पास, हमारे पास है सर 13/3125, दूसरा है हमारा 17/8, फिर है हमारा 64/455, आफ्टर दैट 15/1600, उसके बाद आपको बच्चों 29/343 है, उसके बाद 23/2^3, 5^2, ठीक है। आफ्टर दैट 129/25, 2^2, 5^7 और 7^5। आफ्टर दैट 6/15, फिर आपका 35/50, आफ्टर द लास्ट वन इज बच्चों 77/210। चलो देखो, अब देखो बिना एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड किए हमें इसको देखना है। तो मैंने आपको पहले बता रखा था कि अगर जो डिनोमिनेटर है वहां पे 2 into 5 का टर्म आना चाहिए, 2 into 5 का टर्म आना चाहिए। हमें पावर से मतलब नहीं, आपके बुक में दिया हुआ है, आपके बुक में दिया हुआ है, क्या दिया है कि 2 into m into 5 into n के टर्म में होना चाहिए। और जो m और n है ये नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर, कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़िया, अच्छी बात है, जीरो नहीं होना चाहिए तो 1 2 3 4 इनफाइनाइट होना चाहिए। हाँ सर ये भी इनफाइनाइट होना चाहिए, बात समझ में आ गई। तो क्या कह रहा है, या तो 2 हो या तो 5 हो, या तो 2 हो या तो 5 हो। चलो सर या तो 2 हो या तो 5 हो, इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट है आपका 13/3125। देखो 2 या तो 2 into 5 का टर्म हो या तो केवल 2 हो और केवल 5 हो, तो वो नंबर कहीं ना कहीं जाके स्टॉप होगा ही होगा, याद रखिएगा। मैंने क्या बोला, या तो 2 into 5 हो या तो 2 हो या तो 5 हो, ठीक है। तीनों में से कोई एक भी हो जाए तो वो नंबर डेफिनेटली स्टॉप होगा। बट हाँ इस चीज का ध्यान देना है, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और कुछ होता है तो वो मे भी नंबर को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 45/2, तो ये एक बात स्टॉप हो जाएगा, ठीक। फिर यही मैं लेता हूँ 45/5, तो ये भी एक बार क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। और 45/10 ये भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन यही मैं मान लेता हूँ 45/70, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है, मेरी बात समझना। यहाँ तो देखो बच्चों ये इसको अगर आप फैक्टर करोगे तो ये आएगा 7 into 10, तो ये 10 से तो डिविजिबल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4.5/7। अभी 7 से डिविजिबल होता चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो मतलब क्या होना चाहिए, केवल 2, 5 और 2 into 5 बस, और कोई टर्म नहीं होना चाहिए इसमें। और कोई टर्म होता है
तो सिंपली आप लिख देना कि सर ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस कीजिएगा कि अगर सपोज करो ये था 45/70 था ना, हो सकता है ये 45 × 7/70 हो, तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला था ये नहीं होगा, तो लेकिन बेटा यहाँ 7 × 1 = 7, 7 × 10 कट तो रहा है, कट रहा है ना, तो कटेगा तो काट लेना, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट भी यूज कीजिएगा, और जो कॉमन सेंस है उसको भी यूज कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे ये 5 है, तो डेफिनेटली सी बात है ये टर्मिनेटिंग होगा, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, देखो जिसको जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ वो टर्मिनेटिंग होगा। ये आपका टर्मिनेटिंग है, यहाँ 2 है तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग है, यहाँ 5 है तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग है, यहाँ तो ये टर्मिनेटिंग कंफर्म है ही है। अब इसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये देखो हमारा टर्मिनेटिंग है। अब इसके लिए आप नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि देखो 2 के पावर 2 है, ठीक है सर 2 है तो टर्मिनेटिंग होगा, 5 है, अरे सर अब तो 5 भी हो गया, तब तो कंफर्म है टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये 7 आ गया कि साथ न छोड़ूंगा साथिया, ठीक है, ये साथ नहीं छोड़ रहा है और 7 आ गया। अब 7 की पावर 5 है, मतलब बहुत बड़ी नंबर हो गई, ठीक है, क्या हो गया, बहुत बड़ा नंबर हो गया। और जब ये बहुत बड़ा नंबर हो गया तो 129 इससे डिविजिबल नहीं होगा बेटा, 129 से डिविजिबल नहीं होगा। जब 129 से डिविजिबल नहीं होगा ना बेटा, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, क्योंकि 7 टू पावर 5 है, मतलब बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक, चलो अब देखो इसकी बात कर रहे हैं, तो अब सर यहाँ देखो 15 है, अपवर्ड देखना, ये 6/15 है ना, तो क्या बोलोगे, ये टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग? तो सर अकॉर्डिंग टू यू आपने बोला था केवल 5 और 2 होना चाहिए, तो सर यहाँ 5 तो है लेकिन इसके साथ 2 नहीं 3 है, चलो अच्छी बात है। लेकिन मैंने बोला था अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना, ये 3 × 5 है, तो ये 3 2 जा 6 कट जा रहा है, 2/5 आ रहा है, अब ये 2/5 आ रहा है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अरे बोलो बच्चों, होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग। अब ये तो टर्मिनेटिंग दिख ही रहा है, अब इसके बारे में अब ये आपको बताना है, ये आपको आप कमेंट कीजिएगा, ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, कमेंट कीजिएगा कि 77/210 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? इसको इरेज करने के बाद ही देख पाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इरेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दीज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expression। तो अब आपको डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है नंबर्स का, तो जो जो टर्मिनेटिंग थे उसका। तो चलिए जो जो टर्मिनेटिंग थे पहले उस नंबर को लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो टर्मिनेटिंग कौन कौन से थे। एक तो आपका था 13/3125 दूसरा था आपका 17/8, थर्ड था आपका 64/445, आफ्टर दैट 15/1600। ओके, अब था आपका 23/2 के पावर 3, 5 के पावर 2। ठीक है, आफ्टर दैट 6/15 एंड द लास्ट 35/50। अब देखिए मैं 10 को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वहां पे क्या है, अभी मैंने वो आपको दिया हुआ है आपको सॉल्व करने के लिए, तो अभी मैं वो बता दूंगा वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो आंसर आप लोग इजीली बता दोगे। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग उसको बताइएगा कि उसका आंसर क्या आएगा, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके बच्चों, चलो अब देखो, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, 13/3125, 3125, मतलब अभी कितना है देखो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 5 5 जा 25,
25 5 जा 125, 125 5 जा 625 और 625 5 जा 3125। देखो कैसे 3125 फैक्टर करेंगे 5 से, तो 5 6 जा 30 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 5 5 जा 25। इसको करेंगे तो 25 5 जा 25, 5 और ये आ गया आपको 5। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 30 अपॉन 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5, 5 के पावर 5। हमें करना है इसको डेसिमल में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 के पावर 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 के पावर 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सर फ्रैक्शन में कोई इफेक्ट न पड़े, इसलिए हमारा यहाँ जो नंबर है उसमें कोई इफेक्ट न पड़े। ठीक है सर, वो तो बात समझ में आई, लेकिन क्या जरूरत है इसमें 2 के पावर 5 की मल्टीप्लाई करने की? देखो किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो वो बहुत इजीली डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं? किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो वो बहुत ही इजीली डिविजिबल हो जाएगा। बस करना क्या होता है, आपको एक प्लेस से डेसिमल उठा के दूसरे प्लेस में शिफ्ट कर देना होता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2/2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो टर्म बनेगा, देखो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा 13 इंटू अब 2 के पावर 5 की वैल्यू क्या होती है ये भी बताओ। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 13 इंटू 32 अपॉन ये 10 के पावर 5। अब ये कैसे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट देखो यार, ये a के पावर n है इंटू b के पावर n, तो ये क्या हो जाता है a इंटू b के पावर n। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा, 10 के पावर 5 हो गया। अब 10 के पावर 5 हो गया मतलब पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13 2 जा कितना हो गया 26 का 6 कैरी 2, 13 3 जा 29, 39 39 और 2 31। ये 10 के पावर 5 है मतलब कितना 1 2 3 4 5। अब वैल्यू लिखो तो देखो कितना डेसिमल कितने प्लेस जाएगा 1 2 3 4 5। जितने जीरो होते हैं, जितने आपके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उतना ही डेसिमल प्लेस आगे चला जाता है। तो देखो 1 2 3 4 5 जीरोस है तो आपका डेसिमल जाएगा यहाँ से उठेगा 1 2 3 4 5 मतलब 0.00316 आया ना 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बस इजी था क्वेश्चन, हमने कर लिया आराम से। चलो अब सेकंड वाले को चेंज करते, यही आई थिंक सबसे बड़ा था, बाकी तो छोटे छोटे हैं बेचारे। चलो आगे की क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आगे है 17/8। 17/8। अब 17/8 को 17/2 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो 2 के पावर 3 हो गया, आपको इसे भी क्या होगा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, तो सही से 10 बनाने के लिए हमें चाहिए 5 चाहिए। कितने टाइम्स है 5 चाहिए, तो सर 3 टाइम 5 चाहिए। ठीक है, तो 3 टाइम 5 हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 टाइम 5 हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाला टर्म कितना हो गया 17 इंटू 125 हो गया। ठीक है, और नीचे वाला कितना हो गया ये 2 इंटू 5 के पावर 3 हो गया। तो ऊपर का रिजल्ट कितना आ रहा है अब ये देखो, तो 17 5 जा 85 का 5 कैरी 5, 17 2 जा 34 34 और 5 39 का 9 कैरी 3 आपका हो गया। 17 1 जा 17 और 3 कितना हो गया 20, ये आपका हो गया 10 के पावर 3। चलो अब 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2098 अपॉन। ठीक है, अब 3 प्लेस पे डेसिमल जाएगा क्योंकि 3 जीरोस है तो आपका आ जाएगा 2.098 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, समझ में आई बात? चलो बढ़िया, अगर समझ में आ जा रही है तो बढ़िया से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, क्या दिक्कत है फिर जब चीजें क्लियर हो रही हैं तो। चलो ये हो गया ये हो गया, अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे है 64/455 64/455। तो 455 को पहले फैक्टर करना पड़ेगा।
तो 450 का फैक्टर करिए तो 5 से डिवाइड करें, 5 टाइम्स 5 अंदर 5। हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा बच्चों, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर मैंने फर्स्ट में बताया तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग आपका नहीं है, क्यों? क्योंकि नहीं है, क्योंकि देखो यार अब ये क्या आ गया, ये आपका 7 से डिवाइड होगा, तो 13 से बन कितना होता है 91 हो गया। अब ये 13 से डिविजिबल है, तो ये जो 64 है ना, ये ना तो 13 से डिविजिबल है ना तो 7 से डिविजिबल है, ठीक है, ना तो 13 से डिविजिबल है और ना ही 7 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो उसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं 15/1600। तो देखो 15/1600 है, तो इसको आप कैसे आप करोगे, तो 16 ये 15/16 इंटू 100 हो गया, ये बात समझ में आई, 16 इंटू 100 हो गया। अब ये 15/16 है, तो 16 क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। बोलो बच्चों लिख सकते हो नहीं, ठीक। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये तो आपका 15 आ गया, ठीक, ये तो आपका 15 आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 1 2 5 के पावर 2, तो कितना चाहिए, ये देखो 6 है और ये केवल 4 है और 2 है, तो हमें 5 के पावर 4 से ऊपर और 5 के पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 5 के पावर 4, मतलब कितना हो गया, 5 5 से 25, 25 5 से 125, 125 5 से 625 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 के पावर 6। अब देखो मल्टीप्लाई करो यार, 15 5 से 75 का 5 कैरी 7, 15 2 से 30 और ये हो जाएगा 37, 7 कैरी 3, ठीक है, और 15 6 से 90 और 3 है तो 93 हो जाएगा। ये 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 हो गया, तो ये 93 75, इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 जीरोस है तो 6 जीरोस हमारे ऐड हो जाएंगे। अब आगे क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका 9375 तो रहेगा ही रहेगा। देखो अब कितने प्लेस पे जीरो आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 प्लेस पे जीरो, तो 1 2 3 4 है 5 एंड 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। देखिए वैल्यू क्या गिवन है, वैल्यू गिवन है आपको 23/2 के पावर 3 एंड 5 के पावर 2, 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, ये आपकी वैल्यू गिवन है। चलो बच्चों ये अगर वैल्यू गिवन है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ देखो 2 के पावर कितना है 3, 5 के पावर कितना है 2, अगर मैं एक 5 से ऊपर और एक 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 5 3 से 15 का 5 कैरी 1, 5 2 से 10 1 11 अपॉन 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, हो गया ना, हो गया। अभी 10 के टर्म में हो गया, तो ये हो जाएगा 115 अपॉन, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ 1000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.115 और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला क्या है आपका 6/15, तो 6 ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 2 आ जाएगा, तो क्या आ गया 2/5 आ गया। अब देखो नीचे क्या है 5, हमें और क्या चाहिए, तो हमें चाहिए बच्चों 2 चाहिए, क्या चाहिए 2, तो 2/2, तो ऊपर वाला तो 4 हो गया, नीचे वाला 10 हो गया, अब ये 0.4 और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो हमने देख लिया हमारा ये भी क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो गया बड़े आराम से। एक क्वेश्चन में डाउट हुआ था ये वाला, तो ये क्या है एक टर्मिनेटिंग नहीं है, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा आप लोग, फर्स्ट वाले में इंप्रूव कर लीजिएगा।
और मुझे पता है आप लोग यहीं पे पढ़ने के बाद कमेंट कर दोगे फर्स्ट वाले में कि सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। अगर जिसको ये पता चल जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग है और फिर उसको उसने पहले भी कमेंट कर दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एज सल्यूट कि आप लोग बहुत ही फोकस होकर पढ़ते हो यार, रियली। और अगर आप वहाँ पे ध्यान आपका नहीं गया तो सॉरी, वो मेरी गलती है, फिर मैंने वहाँ पे आपको गलत बता दिया। बस देखना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी गलती वहाँ पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते, ठीक है। चलिए तो 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देखो कह रहा है the following real numbers have decimal expression as given below। तो डेसिमल एक्सप्रेशन नीचे गिवन है। ओके, इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not। जो हमें बता रहा है कि वो रैशनल है कि रैशनल नहीं है, वो बताना हमें, ठीक है। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है, एंड ओके, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो आप उनके फैक्टर q के बारे में क्या कह सकते हो? देखो जैसे एक नंबर, देखो फर्स्ट ही नंबर है, क्या गिवन है, ये है आपका 43.12345678 12345678 अब देखो बच्चों, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। वैल्यू क्या है? 43.12345678 ठीक। अब इसके बाद क्या हो रहा है? ये स्टॉप हो गया ना, इसके बाद तो अब नहीं जा रहा है कि जा रहा है? नहीं जा रहा है ना, बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो आप इसे अगर p by q के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यार ये तो पीटी की याद है कि पीटी वाले पीरियड की 1 2 3 4 5 6, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब जहाँ पे डेसिमल है ना वहाँ पे 1 लिखो और जितने टर्म्स है उतने जीरो लिख दो। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्या हो गया? तो सर ये आपका किस फॉर्म में हो गया? ये p by q के फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया? तो सर ये p by q के फॉर्म में हो गया, ठीक है सर, ये p by q के फॉर्म में हो गया। अब इसी बात देखो, अब कह रहा है q के बारे में बताना है। तो q क्या है? तो सर q क्या है? 2 into 5 का मल्टीपल है। अगर q की बात की जाए तो q क्या है? 2 into 2 की पावर m into 5 की पावर n का मल्टीपल है। बस आपको इतना ही बताना था। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? 0.1210 1200 1200 12000 12 4 times 0 फिर एंड सो ऑन। अब देखो ये क्या हो रहा है। अब इसकी बात की जाए बच्चों, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो देखो ये 0.120 1200 12000 124 times 0 ये बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये कभी स्टॉप नहीं होंगे। ये क्या है? अनस्टॉपेबल। अगर ये अनस्टॉपेबल है तो मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका 43 पॉइंट, ओके वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिवन है, ठीक है सर गिवन है। लेकिन इसके साथ कुछ और गिवन है। बार अगर मैं केवल इतना ही नंबर लेता हूं तो सर आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल एक जैसा है, ये भी 43.123 से 9, ये भी 43.123 से 9 था, तो दोनों सेम है। नहीं बेटवा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो 43.123456789 के ऊपर बार है। ये जो बार है ना, ये जो डंडा सा लग जाता है ना, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है, देखो मैं इसका मतलब लिखता हूँ, ठीक है, इसका मतलब मैं लिखता हूँ ये जैसे 43.123456789 बार है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 43.123456789
7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो अब देखो क्या हो रहा है, तो सर आप बोलोगे, देखो आप लोग के मन में खुद आ गया होगा, सर ये जो नंबर है 1 से लेके 9 तक का, ये बार बार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, बार बार, बहुत बढ़िया, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ऐसे टर्म्स को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अभी आपका एक्सरसाइज 1 क्या हुआ, चैप्टर 1 क्या हुआ, फिनिश हुआ। अभी इससे बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो रिलेटेड है, जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक, कि कैसे आप इसे जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हो, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है मैं उनको लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, तो जल्दी उसको लेकर आता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है यार, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।